Hello students, in the last lecture we discuss about the operational research और optimization technique, जिसमें हमने उसकी डेफिनेशन डिस्कस की थी और उसकी कुछ बेसिक एप्लीकेशंस डिस्कस की थी. ठीक है. नाउ वी स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द यूनिट फर्स्ट ऑफ ए ऑपरेशनल रिसर्च. तो पहली यूनिट में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. ठीक है. तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आपका एक बेसिक प्रॉब्लम, एक बेसिक मॉडल है जो हम ऑपरेशनल रिसर्च में यूज़ करते हैं. द प्रोग्रामिंग मीन्स, जनरली हम जब प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो प्रोग्रामिंग का मतलब होता है किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए प्लानिंग करना. ठीक है. और उस प्लानिंग के थ्रू हम एक ऑप्टिमम अल्टरनेटिव ढूंढते हैं जिससे कि हमें एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिले. उस ऑप्टिमल सॉल्यूशन को हम मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. तो हमें यहाँ पर एक फंक्शन दिया जाता है और उस फंक्शन को हमने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है विद द हेल्प ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. ठीक है. जिसकी दो मेथड्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट मेथड इज़ ए ग्राफिकल मेथड एंड द सेकंड मेथड इज़ द सिंप्लेक्स मेथड. ठीक है. तो द टर्म प्रोग्रामिंग मीन्स planning and it refer to a particular plan of action from among several alternatives for maximizing or minimizing a given function. किसी भी दिए हुए फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए उसके एक बेस्ट अल्टरनेटिव सॉल्यूशन या बेस्ट अल्टरनेटिव प्रोसीजर को फाइंड करना क्या कहलाता है? प्लानिंग और प्रोग्रामिंग कहलाता है. द लीनियर प्रोग्रामिंग डील with the optimization, that is the maximization or minimization of a function of variables known as the objective function. तो हम यहाँ पर लीनियर प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हैं एक ऐसे फंक्शन को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए जिसे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं. उस फंक्शन को ऑप्टिमाइज़ करने का मतलब है उस फंक्शन की वैल्यू को या तो मैक्सिमाइज़ करना या उस फंक्शन की वैल्यू को मिनिमाइज़ करना. तो जैसे हम कहते हैं कि किसी प्रॉब्लम में हमारी कॉस्ट है तो प्रोडक्शन कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना, या प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना. ठीक है. द वेरियस टर्म्स विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोग्रामिंग और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. तो डिफरेंट टर्म्स जो हमारे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हैं, दीज आर ऑब्जेक्टिव फंक्शन. तो पहला टर्म आता है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ऑब्जेक्टिव फंक्शन से पहले हम डिस्कस करते हैं द डिसीजन वेरिएबल्स. ठीक है. तो किसी भी प्रॉब्लम में जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिपेंड कर रहा है उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ वेरिएबल नोटेशन यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं और उन वेरिएबल के बेसिस पे ही हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को डिफाइन करते हैं. और उन वेरिएबल्स को हम कहते हैं यहाँ पर डिसीजन वेरिएबल, जिसके बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं कि हमारा फंक्शन मैक्सिमाइज होगा या मिनिमाइज होगा. ठीक है. तो जैसे अगर मैं कहता हूँ कि मुझे कुछ पेन्स परचेज़ करनी है और एक पेन की कॉस्ट 5 रुपीज़ है, तो अगर मैं x से नंबर ऑफ पेन्स को डिनोट कर रहा हूँ तो x इज़ अ डिसीजन वेरिएबल. सो द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज़ अ फंक्शन ऑफ डिसीजन वेरिएबल. ऑब्जेक्टिव फंक्शन किसका फंक्शन है? डिसीजन वेरिएबल का फंक्शन है. और वो फंक्शन है जिस फंक्शन को हमने ऑप्टिमाइज करना है यानी मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है. तो इट इज़ अ लीनियर फंक्शन ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स और वेरिएबल्स विच इज़ टू बी ऑप्टिमाइज, जिसको हमने क्या करना है? ऑप्टिमाइज करना है. अ लीनियर फंक्शन मीन्स अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन फॉर्म ऑफ, लीनियर इक्वेशंस हमने पढ़ी हैं. तो लीनियर फंक्शन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है वेरिएबल्स के लीनियर फॉर्म में और इसको हम हमेशा डिनोट करते हैं z से. ठीक है. सो द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज ऑलवेज डिनोटेड बाय z. तो द लीनियर एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ z इज इक्वल टू a1x1 प्लस a2x2 प्लस an(xn) and so on plus an(xn) is called the objective function, where a1, a2, an are constants and x1, x2 and so on xn are the decision variables. तो इन वेरिएबल को हम डिसीजन वेरिएबल यहाँ पर कहते हैं. तो किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को अगर हमने फॉर्मुलेट करना है या उसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन को डिफाइन करना होता है. प्रॉब्लम हम पढ़ेंगे, उस प्रॉब्लम में जो डिसीजन वेरिएबल है उन्हें एज्यूम करेंगे, लेटर सिंबल असाइन करेंगे एक्स वाई या x1 y1, x1 x2, और लेटर सिंबल असाइन करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है उस प्रॉब्लम का. ठीक है. मैक्सिमाइजेशन का है या मिनिमाइजेशन का है. अगर मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है तो उस ऑब्जेक्टिव को हम रिप्रेजेंट करेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में जिसको हम z से डिनोट करते हैं. ठीक है. द सेकेंड is the constraint or restrictions or we can say that limitations on the objective function.
अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हमने ऑप्टिमाइज़ तो करना है, यानी मैक्सिमाइज़ और मिनिमाइज़ तो करना है, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस या कुछ लिमिटेशंस को फॉलो करते हुए, या कुछ लिमिटेशंस या कुछ रिस्ट्रिक्शंस को सेटिस्फाई करते हुए। जैसे मैंने कहा था आपसे कि अगर लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर हमें कुछ पेन और कुछ नोटबुक परचेज़ करनी है, ठीक है, हमारे पास परचेज़ करने के लिए केवल 100 रुपीज़ है, और अगर हम ये मानते हैं कि एक पेन की कॉस्ट 5 रुपीज़ है, एक नोटबुक की कॉस्ट 13 या 12 रुपीज़ है, तो हमारी एक्सप्रेशन जो बनेगा वो एक्सप्रेशन बनेगा 5x प्लस 13y। लेट x बी द नंबर ऑफ पेन्स एंड y बी द नंबर ऑफ नोटबुक, देन द टोटल कॉस्ट इज़ 5x प्लस 13y। अब परचेज़ करने के लिए हमारे पास मैक्सिमम रुपये कितने हैं, 100 से ज़्यादा हम परचेज़ नहीं कर सकते, तो जो हमारी पेन और नोटबुक है या तो 100 रुपीज़ में आएंगी एग्जैक्टली, या फिर उससे कम पैसों में आएंगी, तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे लेस देन इक्वल टू, देन इट इज़ ए रिस्ट्रिक्शन। ये रिस्ट्रिक्शन है किस पे, नंबर ऑफ पेन और नंबर ऑफ नोटबुक्स पे। तो इसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस को हम यहाँ पर कहते हैं कंस्ट्रेंट्स। तो रिस्ट्रिक्शन को हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को तभी ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं जब वो रिस्ट्रिक्शन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, तभी हम कह सकते हैं कि हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा। तो वो वैल्यूज़ हमारे डिसीजन वेरिएबल की जो उन रिस्ट्रिक्शंस को, सभी रिस्ट्रिक्शंस को सेटिस्फाई करती हैं, उन्हें हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो कंस्ट्रेंट्स होते हैं द लिमिटेशंस ऑन द रिसोर्सेज, लाइक कैश इन हैंड, हमारे हाथ में कितना पैसा है खर्च करने के लिए, प्रोडक्शन कैपेसिटी, कोई भी मशीन एक दिन में कितना प्रोड्यूस कर सकती है, मैन पावर, हमारे पास मैक्सिमम कितनी मैन पावर है, टाइम ड्यूरेशन, किसी काम को करने के लिए मैक्सिमम कितना टाइम हमारे पास है, मशीन आवर्स, किसी मशीन को हम एक दिन में कितना घंटे चला सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, आपकी रिसोर्सेज हैं, और इन रिसोर्सेज पे अगर कोई लिमिटेशंस है, कोई रिस्ट्रिक्शंस है, तो उसे हम कंस्ट्रेंट कहते हैं, ठीक है। तो द लिमिटेशंस ऑन द रिसोर्सेज विच आर टू बी एलोकेटेड अमंग वेरियस कंपीटिंग वेरिएबल्स, जिनको हम डिसीजन वेरिएबल कह रहे हैं, आर इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस और इनइक्वलिटीज़, ठीक है। तो ये लिमिटेशंस या रिस्ट्रिक्शन किसके फॉर्म में होती है, लीनियर इक्वेशन या इनइक्वलिटीज़ के फॉर्म में होती हैं, एंड दीज इनइक्वलिटीज़ आर कॉल्ड कंस्ट्रेंट्स, और इन इनइक्वलिटीज़ को हम कंस्ट्रेंट्स या लिमिटेशंस कहते हैं। तो जो भी सॉल्यूशन हमारे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का होगा वो इन कंस्ट्रेंट को जरूर सेटिस्फाई करना चाहिए। तो जनरली द कंस्ट्रेंट्स आर इन द फॉर्म ऑफ इनइक्वलिटीज़, जनरली जो कंस्ट्रेंट होते हैं वो इनइक्वलिटी के फॉर्म में होते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ इनइक्वलिटी, देन लेस देन, ग्रेटर देन आर द स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी, and less than equal to and greater than equal to are slack inequalities। तो कोई भी एक्सप्रेशन जो इन सिंबल्स को कंटेन कर रहा है वो इनइक्वलिटी है, और हमारे कंस्टेंट्स हमेशा किसके फॉर्म में होते हैं, इनइक्वलिटीज़ के फॉर्म में होते हैं। तो फॉर्मुलेट करने के लिए किसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को या सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिसाइड करो, उसके बाद कंस्टेंट से डिफाइन आइडेंटिफाई करो और उसको इनइक्वलिटी में रिप्रेजेंट करो, ठीक है। इनइक्वलिटी भी क्या होती है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन होगा। नाउ द थर्ड एंड लास्ट इज नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस और नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। हम ये जानते हैं कि जो हम यहाँ पर प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे हैं, दीज प्रॉब्लम आर रियल लाइफ प्रॉब्लम्स एंड द वेरिएबल्स रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटीज़, और जो हमारे डिसीजन वेरिएबल हमारी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में होंगे या हमारे कंस्ट्रेंट्स में होंगे, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड द नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर मैं कहता हूँ नंबर ऑफ चेयर्स प्रोड्यूस्ड पर डे, तो नंबर ऑफ चेयर प्रोड्यूस्ड पर डे आर नॉट नेगेटिव, वो नेगेटिव नहीं होगा, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। अगर कोई प्रोड्यूस नहीं हुआ तो ज़ीरो, अदरवाइज पॉजिटिव नंबर से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो नॉन नेगेटिव कंस्टेंट या नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस का मतलब है ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज़ आर ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा फिजिकल क्वांटिटीज़ पॉजिटिव होंगी। तो अगर मैं कह रहा हूँ एक्स बी द नंबर ऑफ पेन, देन नंबर ऑफ पेन इज़ ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो। जो मैं परचेज़ करूँगा पेन्स, या तो वो कोई भी मैंने पेन परचेज़ नहीं की, या फिर कोई ना कोई पेन अगर परचेज़ की तो वो क्वांटिटी क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है।
तो सबसे पहले हम जब भी फॉर्मुलेट करते हैं तो एक हमारी प्रॉब्लम सबसे पहले जो इस पर आती है वो होती है फॉर्मुलेशन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो फॉर्मुलेशन के 3 स्टेप मैंने आपको बताए। सबसे पहले डिसीजन वेरिएबल आइडेंटिफाई करो। जब डिसीजन वेरिएबल आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाओ। ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको पता चलेगा कि आपने क्या मैक्सिमाइज और क्या मिनिमाइज करना है, वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स पे, ठीक है, या डिसीजन वेरिएबल की वैल्यूज़ पे। उसके बाद जब ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन जाता है देन मेक द कंस्टेंट। उसके बाद कंस्टेंट बनाते हैं। कंस्टेंट होते हैं द रिस्ट्रिक्शंस और द लिमिटेशंस ऑन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैंने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उस पर हमने क्या लिमिटेशंस लगाई है, क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाई है, वो कंस्टेंट्स हैं। एंड द थर्ड वन इज नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स। इट इज़ ऑलवेज द वेरिएबल आर ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0। तो जो भी हम वेरिएबल लेंगे वो फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और फिजिकल क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये वैल्यूज़ हमेशा क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, ये वेरिएबल हमेशा पॉजिटिव होंगे, ठीक है। अब हम पहली प्रॉब्लम इसकी सॉल्व करते हैं, द फॉर्मुलेशन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने के लिए का मतलब है कि जो प्रॉब्लम हमें दी है उस प्रॉब्लम को मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट करना, ठीक है। हमें एक पैराग्राफ दिया होगा, उस पैराग्राफ में हमें एक प्रॉब्लम दी होगी और उस प्रॉब्लम को समझकर हमने उसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, मैथमेटिकल इक्वेशन और इनइक्वलिटीज़ या मैथमेटिकल मॉडल में क्या करना है, चेंज करना है। तो उसको चेंज करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था। सबसे पहले हम करते हैं आइडेंटिफाई द डिसीजन वेरिएबल टू बी डिटरमाइंड। हम सबसे पहले उन डिसीजन वेरिएबल को आइडेंटिफाई करते हैं जो हमारी प्रॉब्लम को के सॉल्यूशन को डिटरमाइन करेगा, यानी हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगा, ठीक है। दिस डिसीजन वेरिएबल्स आर द फिजिकल क्वांटिटीज़। ये डिसीजन वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी होती हैं और इनको हम एल्जेब्रिक सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे x1, x2, xy एट्सेट्रा। जब हमको डिसीजन वेरिएबल मिल जाते हैं देन फाइंड द आइडेंटिफाई ऑल द कंस्टेंट इन द गिवन प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम में जितने भी कंस्टेंट है वो आइडेंटिफाई करते हैं एंड एक्सप्रेस दीज कंस्टेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस और इनइक्वलिटी। लीनियर इक्वेशन या लीनियर इनइक्वलिटी के टर्म में उसको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हम फाइंड करते हैं द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज। वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो हमने ऑप्टिमाइज करना है, यानी इस प्रॉब्लम में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमसे पूछा क्या गया है, हमने निकालना क्या है, तो उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना, ठीक है। तो फंक्शन को हम आइडेंटिफाई करते हैं। इसके बाद आपका आता है, इसकी एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। ये आपकी एक प्रॉब्लम है जिसको हमने फॉर्मुलेट करना है, ठीक है। प्रॉब्लम पढ़ते हैं। सपोज दैट अ फर्नीचर डीलर मेक्स 2 प्रोडक्ट्स, चेयर एंड टेबल्स। सपोज हमारे पास एक फर्नीचर डीलर है, एक कारपेंटर है जो 2 प्रोडक्ट बनाता है, चेयर और टेबल। द प्रोसेसिंग ऑफ दीज 2 प्रोडक्ट्स इज़ डन ऑन 2 मशीन्स। और चेयर और टेबल जो बनती हैं वो 2 मशीन के द्वारा बनती है, यानी 2 मशीन में बनती हैं, मशीन ए एंड मशीन बी। हमारे पास 2 मशीन है, 2 मशीन में हमने 2 प्रोडक्ट बनाने हैं, चेयर और टेबल। तो चेयर भी दोनों मशीन को पास होके बनेगी, टेबल भी दोनों मशीन को पास होके बनेगी। अ चेयर रिक्वायर्स 2 आवर ऑन मशीन ए। एक चेयर को मशीन ए में बनने में 2 घंटे लगते हैं एंड 6 आवर्स इन मशीन बी, और मशीन बी में बनने में 6 घंटे लगते हैं, तब जाके एक चेयर कंप्लीट होती है। अ टेबल रिक्वायर्स 4 आवर ऑन मशीन ए। एक टेबल को मशीन ए में बनने में 4 घंटे लगते हैं, 4 आवर लगते हैं एंड 2 आवर्स ऑन मशीन बी, और एक टेबल को मशीन बी में बनने में 2 घंटे लगते हैं। देयर आर 16 आवर्स ऑफ टाइम पर डे अवेलेबल ऑन मशीन ए। इसका मतलब है कि मशीन ए को हम एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 16 आवर तक ही चला सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। तो मशीन ए का जो अवेलेबल टाइम है हमारे पास एक दिन का वो है 16 आवर, ठीक है। वेयर एज 20 आवर्स ऑन बी, और जो मशीन बी है उसका एक दिन का अवेलेबल टाइम है हमारे पास 20 आवर्स, इससे ज़्यादा हम उसको नहीं चला सकते। द प्रॉफिट गेन्ड फॉर ए चेयर इज़ ₹30। अगर एक चेयर बन जाती है और उसको हम क्या करते हैं, बेचते हैं, तो उस चेयर को बेच के हमें कितने रुपए का प्रॉफिट होता है, ₹30 का पर यूनिट, यानी एक चेयर पे। तो एक चेयर पे हमारा जो प्रॉफिट है वो ₹30 है। एंड फॉर ए टेबल, और एक टेबल पे जो प्रॉफिट है वो है ₹50 पर यूनिट, यानी एक टेबल का प्रॉफिट है ₹50। द मैन्युफैक्चरर इज़ विलिंग टू नो दैट डेली प्रोडक्शन ऑफ ईच ऑफ 2 प्रोडक्ट्स टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। तो मैन्युफैक्चरर ये जानना चाहता है कि अगर उसको अपना डेली प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना है तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने के लिए उसे डेली चेयर और कितनी टेबल बनाने चाहिए या बनाने होंगे, ठीक है।
तो जो हमारा प्रॉफिट है उसको हमने मैक्सिमाइज़ करना है। तो यहाँ पर लास्ट लाइन में आपको पता चल रहा है कि आपने मैक्सिमाइज़ क्या करना है, प्रॉफिट, और हमारा यही क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो मैक्सिमाइज़ कैसे करेंगे, ये डिपेंड करेगा कि हम कितनी चेयर और कितनी टेबल बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे डिसीजन वेरिएबल क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ़ चेयर एंड नंबर ऑफ़ टेबल्स। तो हम ये मान लेते हैं इसको फॉर्मुलेट करने के लिए। देखो, जब भी आप फॉर्मुलेट करो तो फॉर्मुलेट करने से पहले हमेशा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को समराइज़ कर लो एक टेबल के फॉर्म में, जिससे कि पूरा का पूरा जो आपका पैराग्राफ या पूरी की पूरी थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है वो किस में चेंज हो जाए, एक सिंप्लीफाइड समरी में चेंज हो जाए। तो सबसे पहले आपको ऊपर दिया है आइटम्स, ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं हमारे पास 2 आइटम है, चेयर एंड टेबल। मशीन हमारे पास 2 है, मशीन ए एंड मशीन बी। ठीक है, टोटल मैक्सिमम अवेलेबल टाइम फॉर मशीन ए, क्योंकि मशीन ए इस रो से रिप्रेजेंट हो रही है। द मैक्सिमम अवेलेबल टाइम एंड यहाँ जाएगा प्रॉफिट पर यूनिट। तो इस टेबल में हम क्या कर सकते हैं, इसको समराइज कर सकते हैं। अब अगर हम प्रॉब्लम को पढ़ते हैं तो प्रॉब्लम में हमें दिया है अ चेयर रिक्वायर्ड 2 आवर ऑन मशीन ए। एक चेयर को मशीन ए में बनने में 2 घंटे लगते हैं। तो मशीन ए में अगर एक चेयर हम बनाते हैं तो 2 आवर, कितने घंटे लगते हैं, 2 घंटे। एंड 6 आवर इन मशीन बी, और चेयर को अगर मशीन बी में हम बनाते हैं तो कितने घंटे लगते हैं, 6 आवर। ठीक है, अ चेयर रिक्वायर्ड 2 आवर ऑन मशीन ए एंड 6 आवर इन मशीन बी। सिमिलरली अ टेबल रिक्वायर 4 आवर ऑन मशीन ए। एक टेबल को अगर हम मशीन ए में बनाते हैं तो कितने घंटे लगते हैं, 4 आवर। एंड 2 आवर्स ऑन मशीन बी, और एक टेबल को अगर मशीन बी में बनाते हैं तो कितने घंटे लगते हैं, 2 आवर्स। नाउ द टोटल अवेलेबल टाइम, अब हमें दिया है 16 आवर ऑफ द टाइम पर डे अवेलेबल फॉर मशीन ए। तो मैक्सिमम अवेलेबल टाइम फॉर मशीन ए, यानी मशीन ए को 1 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा हम कितना चला सकते हैं, 16 आवर। एंड द टोटल अवेलेबल टाइम फॉर मशीन बी इज़ 20 आवर। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को एक जगह पर समराइज कर सकते हैं। नाउ द प्रॉफिट पर चेयर, जिस फंक्शन को हमने ऑप्टिमाइज़ करना है, जिस वैल्यू को ऑप्टिमाइज़ करना है, पर चेयर पे जो प्रॉफिट है वो 30 पर यूनिट। ठीक है, 30 रुपीज़ पर यूनिट। तो एक चेयर पे प्रॉफिट है 30 रुपीज़ पर यूनिट। एंड द प्रॉफिट ऑन ए टेबल, एक टेबल पे प्रॉफिट है हमारे पास 50 रुपीज़ पर यूनिट। एंड प्रॉफिट ऑन ए टेबल इज़ 50 रुपीज़ पर यूनिट। तो ये पूरा का पूरा डेटा हमारा क्या हो गया, यहाँ पर समराइज़ हो गया। जो हमको इतना लंबा चौड़ा पैराग्राफ दिया था, उस पैराग्राफ के सारे डेटा को हमने इसमें समराइज़ कर दिया। अब इससे हम डिफाइन करेंगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होना चाहिए, डिसीजन वेरिएबल क्या होने चाहिए, कंस्टेंट क्या होने चाहिए। उसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट करना ही फॉर्मुलेशन कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रॉफिट है वो किस पे डिपेंड करेगा, प्रॉफिट डिपेंड करेगा नंबर ऑफ़ चेयर और नंबर ऑफ़ टेबल पे। वो यही कह रहा है कि मैन्युफैक्चरर ये जानना चाहता है कि वो डेली दोनों टाइप के प्रोडक्ट की कितनी कितनी यूनिट प्रोड्यूस करे, जिससे कि उसका प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमाइज हो। तो हम ये मान लेते हैं लेट एक्स एंड वाई बी द नंबर ऑफ चेयर्स एंड टेबल्स produced पर डे। सपोज पर डे वो x चेयर प्रोड्यूस कर रहा है और y टेबल प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद जब हमको डिसीजन वेरिएबल पता चल गए तो हमारे पास 2 डिसीजन वेरिएबल है। तो हम क्या करते हैं, पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अगर हमें चाहिए तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा द ऑब्जेक्टिव फंक्शन
नाउ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, ठीक है। दैट इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज डिनोटेड बाय जेड और इट इज़ रिटन एज जेड मैक्स, ठीक है। अब प्रॉफिट हमको पता है कि एक चेयर पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 30 रुपीज़ का। अगर एक चेयर पे 30 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है तो हम कितनी चेयर प्रोड्यूस कर रहे हैं पर डे, एक्स चेयर। तो एक्स चेयर पे कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 30x। एक टेबल पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 50 रुपीज़ पर यूनिट, यानी एक टेबल पे 50 रुपीज़ का। तो हमने वाई टेबल्स प्रोड्यूस करनी है पर डे, तो वाई टेबल पे कितना हो जाएगा, 50y। So the total profit is the sum of these two profits, the profit sum of the profit on both the product। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल प्रॉफिट। इस फंक्शन को हमने मैक्सिमाइज करना है। अब हमको सॉल्यूशन का मतलब है कि x की ऐसी वैल्यू पेयर, यानी x कॉमा वाई, ऐसा वैल्यू पेयर जो इस फंक्शन की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दे, वो हमारा सॉल्यूशन होगा और ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब ये कह सकते हैं हम यहाँ पर 10,000 लिख लेते हैं, यहाँ पर 50,000 लिख लेते हैं, तो हमारी एक बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी। उससे बड़ी वैल्यू अगर मैं लूँगा 1 लाख लिख लेते हैं, 2 लाख लिख लेते हैं, और बड़ी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस दी गई है, यानी हमें कुछ कंस्टेंट्स दिए गए हैं जिन्हें हम कहते हैं द कंस्टेंट्स ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो उन कंस्टेंट्स को अगर हम डिफाइन करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम में वो कंस्टेंट इस तरह से दिए जाते हैं, सब्जेक्ट टू। तो सब्जेक्ट टू मीन्स द कंस्ट्रक्शन कंस्टेंट्स, दैट इज द लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस। अब फर्स्ट कंस्टेंट अगर हम यहाँ देखें तो हमने यहाँ पर समराइज़ किया हुआ है डेटा को। एक चेयर को मशीन ए में बनने में 2 घंटे लगते हैं, यानी 2 आवर लेती है। एक टेबल मशीन ए में बनने में 4 आवर लेती है। तो मशीन एक टेबल और एक चेयर के लिए कितनी देर चली, 6 आवर चली ना, ठीक है। तो एक चेयर को बनने में अगर 2 घंटे लगते हैं तो हमने एक्स चेयर बनानी है, तो कितने टाइम लगेगा, 2x आवर्स। एक टेबल को मशीन ए में बनने में 4 आवर लगते हैं, तो वाई टेबल्स को बनने में कितने घंटे लगेंगे, 4y आवर्स। तो दैट इज़ द टोटल रिक्वायर्ड आवर पर डे इज़ 2x + 4y, बट द टोटल अवेलेबल टाइम ऑन मशीन ए, लेकिन हमारे पास जो अवेलेबल टाइम है मशीन ए पे वो केवल कितना है, 16 आवर्स। सो द रिक्वायर्ड टाइम 2x + 4y मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 16, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं है। तो या तो इतनी चेयर और इतने टेबल हम इससे कम टाइम में बना लें, या फिर एग्जैक्टली इतना ही टाइम लें। तो दैट इज़ इट इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 16। तो पहला कंस्टेंट हम बनाते हैं द कंस्टेंट ऑन मशीन ए। ठीक है। अब एक चेयर को बनने में लग रहा है 2 घंटे, तो एक्स चेयर को बनने में लगेंगे 2x आवर्स, प्लस एक टेबल को बनने में लग रहा है 4 आवर, तो वाई टेबल को बनने में लगेगा 4y आवर। ठीक है, हमारे पास जो नंबर ऑफ चेयर और नंबर ऑफ टेबल है वो xy है। देन दिस आवर टाइम इज़ इन मशीन ए इज़ लेस देन इक्वल टू 16, क्योंकि 16 हमारे पास मैक्सिमम अवेलेबल टाइम है, इससे ज़्यादा इस मशीन को हम यूज़ नहीं कर सकते। तो टोटल टाइम आ जाएगा आपका 2x + 4y इज़ लेस देन इक्वल टू 16। ठीक है। नाउ द सेकंड कंस्टेंट ऑन मशीन बी। इसी तरह से मशीन बी में भी हमको टोटल अवेलेबल टाइम दिया है, द कंस्टेंट ऑन मशीन बी। तो मशीन बी में अगर हम कंस्टेंट देखते हैं तो मशीन बी का अवेलेबल टाइम देख लो। एक चेयर को मशीन बी में बनने में लगता है 6 आवर, तो एक्स चेयर को बनने में लगेगा 6x आवर्स। एक टेबल को मशीन बी में बनने में लगता है 2 आवर्स, तो वाई टेबल्स को लगेगा 2y आवर्स। तो टोटल टाइम हो गया आपका 6x + 2y। लेकिन मैक्सिमम अवेलेबल टाइम मशीन बी का कितना है, 20 आवर्स, इससे ज़्यादा हम उस मशीन को नहीं चला सकते। तो 6x + 2y इज़ लेस देन इक्वल टू 20। तो ये हो जाएगा 6x + 2y इज़ लेस देन इक्वल टू 20। तो दीज आर कॉल्ड द कंस्टेंट्स, लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को
ऑप्टिमाइज़ तो करना है यानी मैक्सिमाइज़ तो करना है, प्रॉफिट बढ़ाना तो है, तो डिपेंड करेगा एक्स और वाई की वैल्यू पे। लेकिन एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज़ हमारा सॉल्यूशन होंगी जो इन कंस्टेंट को सेटिस्फाई करेंगी, बोथ द कंस्टेंट, दोनों को क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था नॉन नेगेटिव कंस्टेंट। नॉन नेगेटिव कंस्टेंट हमने कहा था द डिसीजन वेरिएबल्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, डिसीजन वेरिएबल हमेशा पॉजिटिव होंगे बिकॉज दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज। यहाँ पर हमारे डिसीजन वेरिएबल एक्स और वाई है और नंबर ऑफ चेयर और नंबर ऑफ टेबल कैन नॉट बी नेगेटिव, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। सो एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड वाई इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0। तो हमको कौन सा क्वाड्रेंट मिलता है, हमेशा हमारा सॉल्यूशन किस में होगा, जहाँ एक्स और वाई की वैल्यू 0 से बड़ी यानी पॉजिटिव होती है। तो कौन सा रीज़न होगा आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इस क्वाड्रेंट की वैल्यू ही हमारा सॉल्यूशन सेट कहलाएंगी जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो हमारा सॉल्यूशन हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा जिसमें एक्स भी ग्रेटर इक्वल टू 0 है और वाई भी ग्रेटर इक्वल टू 0 है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी दी हुई लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं। तो फॉर्मुलेशन का मतलब है कन्वर्ट द गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इनटू द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो तीन चीज़ें हमने करनी है, डिसीजन वेरिएबल आइडेंटिफाई करने हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना है आइडेंटिफाई करके, देन फाइंड द कंस्टेंट फाइंड करने और कंस्टेंट फाइंड करके कंस्टेंट डिराइव करने हैं इनइक्वलिटीज़ के फॉर्म में, एंड एट लास्ट राइट द नॉन नेगेटिव कंस्टेंट जो क्या होंगे आपके, द डिसीजन वेरिएबल्स आर ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसकी कुछ और प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। आप इसको समझना, अगर आपके समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं, इधर इन व्हाट्सअप, परसों को हम जूम क्लास लेंगे या कल हम जूम क्लास लेंगे तो उसमें आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है।